आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ओटीसी डेरिवेटिव। ओटीसी डेरिवेटिव में हम स्टडी करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और आपको स्वैप, फिर कैप, कलर, फ्लोट। हमारे स्टार्ट हो रहा है आज ओटीसी डेरिवेटिव। OTC डेरिवेटिव ओटीसी डेरिवेटिव होता क्या है? जहां पे बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से निगोशिएटेड करता है। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ओटीसी डेरिवेटिव कहा जाता है। इट इज डेरिवेटिव instruments where buyer and seller are directly negotiated to each other, where buyer and seller are directly negotiated to each other, उसको हम क्या कहते हैं? ओटीसी डेरिवेटिव कहा जाता है। अब हमारे पास इसमें जो टूल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें फॉरवर्ड रेट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्वैप होता है, स्वैप्शन होता है, कैप, कलर, फ्रूट, कैप, कलर, फ्रूट। तो आज हम सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे हमें स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओटीसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका दो चीजें होता है, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। It is used for currency exchange, currency exchange। जनरली ये करेंसी एक्सचेंज में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर करेंसी एक्सचेंज, इट इज यूज्ड फॉर करेंसी एक्सचेंज हेज। यहां पे क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरेस्ट रेट हेज। ये इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ आर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर ए यूज करते हैं। अब देखिएगा फॉरवर्ड रेट को कैसे यूज किया जाता है, इसको आप देखिए। मान लीजिए आपने एक गुड्स को एक्सपोर्ट किया यूएसए में, और यूएसए से आपको $3 लाख आने वाला है आफ्टर 6 मंथ।
तो आफ्टर 6 मंथ एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा जिसको आज हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड रेट यूज करते हैं, फॉरवर्ड रेट यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने जो ये आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कब यूज किया जाता है, जैसे आज से 6 मंथ के बाद, आज से 6 मंथ के बाद आपको फॉरेन या आपको लोन लेनी है या डिपॉजिट करानी है, और आपको ये डर है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है एडवर्स में चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट एडवर्स में चला जाएगा, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट यूज करते हैं। इन दैट केस इट इज यूज्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट यूज किया जाता है उस केस में, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट यूज किया जाता है, फॉरवर्ड रेट यूज किया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट को आप फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन आप करने के लिए जब आप करते हैं तो दैट इज द फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, और जब करेंसी को फ्यूचर की रेट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है दैट इज द फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अब आपको हुआ, मैं आपको इसको तो फॉरेक्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, हम आज स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट एफआरए। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये आपको एफआरए हो जाए। तो ये क्या होता है फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, एफआरए क्या होता है, एफआरए is an interest rate, is an interest rate that we expect, that we expect to prevail, to prevail in the market, to prevail in the market, in the market from beginning of certain period, from beginning of certain period to the end of such period, to the end of such period, to the end of such period, beginning of certain period to the end of such period। अब आपको ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट। हम देखिए अब सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक की टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड आपके पास 3 मंथ का है, ये टाइम पीरियड आपका 6 मंथ है, ये टोटल टाइम पीरियड आपका 9 मंथ का है, 9 मंथ का। एफआरए 3 into 9 और 3 into 9 भी कहा जाता है, 3 वर्सेस 9 ऐसे भी कहा जाता है। तो मीन्स इट इज एग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट, एग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट from the beginning of
from the beginning of 6 month to the end of 6 month. 6 मंथ, अब देखिए ये 6 मंथ का है स्टार्टिंग, ये वाला पीरियड है, तो इस पीरियड की एफआरए है, इस पीरियड का एफआरए, दैट इज इट इज अ एग्रीमेंट इंटरिंग द interest rate from there to here at the end of 9th month, 3 month, from the end of the 3 month to 9 month, from the end of the 3 month to 9 month, that is it is also said to be, it is also said to be from the end of 3 month to the 9 month, to the 9th month, 3 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में, 3 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में जो एग्रीमेंट का रेट है उसको क्या कहता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का, दैट इज द फॉरवर्ड रेट। 3 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में जो रेट प्रिवेल करता है उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और इस पर्सन को मिस्टर एक्स को लोन लेनी है आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ। मिस्टर एक्स को लोन लेना है आफ्टर 3 मंथ फॉर 6 मंथ। दैट इज, मान लो कि यहां से यहां तक का पीरियड है, सर इस पीरियड में लोन नहीं लेना चाहता, वो 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए लोन लेना चाहता है, तो he has to enter 3 into 9 FRA, 3 into 9 FRA इंटर करना पड़ेगा। लेट 3 into 9 FRA मतलब आज से 3 महीने के बाद अगले 6 महीना के लिए FRA एज 10%। तो FRA बायर वो क्या होता है, FRA बायर means a person who has to take loan, after FRA buyer take loan, FRA 3 into 9 FRA buyer का मतलब क्या होता है, 3 into 9 FRA buyer, 3 into 9 FRA, a person who has to take loan after 3 month, for next 6 month, अब 3 into 9 FRA seller, a person who has to given, person who has given loan after 3 month to for 6 month। तो एक पॉइंट ये होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, तीसरा पॉइंट
एक्चुअल बोरिंग और लैंडिंग, एक्चुअल बोरोइंग एंड लैंडिंग इज नॉट डन। एक्चुअल बोरिंग और लैंडिंग नहीं किया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है। एन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नोशनल अमाउंट एंड interest is calculated on notional amount, notional amount पे सिर्फ ये एग्रीमेंट हम एक्चुअल बोरिंग और लैंडिंग जो एक्चुअल 3 महीने के बाद मार्केट रेट होगा उसमें होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ कंट्रैक्ट होता है, अब वो जो जिस पार्टी से कंट्रैक्ट होता है वो पार्टी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का वो भागीदार है, वो एक्चुअल बोरिंग उनसे नहीं किया जाता। Profit or loss is settled on the settlement periods. Profit and loss is done on settlement day. That is settlement day. सेटलमेंट डे क्या होता है? दैट इज बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, दैट इज फ्रॉम एंड ऑफ 3 मंथ और इसे कहा जाता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। अब इसको बात को समझो, अब सपोज कीजिए कि हमने 3 महीने के लिए लोन लिया, यहाँ 3 महीने का पीरियड है, यहाँ पे हमने ये 6 मंथ का पीरियड है, ये 6 मंथ का पीरियड है। यहाँ पे मैंने 3x9 FRA इंटर किया और ये 10%। तो जैसे ही 10% 3 महीना बीत जाएगा तो यहाँ पे एक्चुअल बोरोइंग और लैंडिंग पता चल जाएगा। फ्लोटिंग रेट 6 महीने के लिए क्या है, यहाँ पे एक्चुअल बोरोइंग और लैंडिंग रेट मान लो क्या है, एक्चुअल बोरोइंग और लैंडिंग रेट कुछ भी हो सकता है, 12% हो सकता है, 8% हो सकता है। एक 3 महीने के बाद एक्चुअल बोरिंग और लैंडिंग रेट पता चल जाएगा, 12% हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉरवर्ड रेट बायर को बोरो करनी है 10% से, तो यहाँ 12% मार्केट में इंटरेस्ट रेट है, तो इस केस में क्या करेगा, फॉरवर्ड रेट बायर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बाय फॉरवर्ड रेट बायर, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट बायर विल रिसीव 2%, कैसे, 12% माइनस 10% फ्रॉम फॉरवर्ड रेट सेलर। अब तो यहां पे मिलेगा, यहां पे, लेकिन इंटरेस्ट तो लोन तो यहां लेनी है, इंटरेस्ट पेमेंट तो उसको यहां पे करना है, यहां पे तो सिर्फ लोन लेगा ना, इंटरेस्ट की पेमेंट तो यहां पे करेगा वो, तो यहां पे लेगा फॉरवर्ड सेलर द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सेलर, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटेड वैल्यू रिसीव करेगा। अब इस केस में जैसे यहां पे रिसीव कितना करेगा, ये बायर कितना रिसीव करेगा, प्रिंसिपल, नोशनल प्रिंसिपल
12% माइनस 10%, 6/12 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। डिस्काउंटेड वैल्यू ये हो जाएगा। अगर 8% लोन है तो 8%, when actual interest rate is 8%, actual interest rate is 8%, तो फॉरवर्ड रेट सेलर will receive 2%, 2% का मतलब 10% माइनस 8% फ्रॉम फॉरवर्ड रेट बायर। अब इसका डिस्काउंटेड वैल्यू फॉरवर्ड रेट बायर, अब इसमें कितना पैसा लेगा डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू लेगा। अब क्वेश्चन है कि अब ये तुरंत क्यों ले लेता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है काउंटर पार्टी 3 महीने के बाद पैसा मुझे 6 महीने के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। तो यहाँ का इंटरेस्ट वो क्या करता है, यहाँ का इंटरेस्ट वो यहाँ पे लेता है, यहाँ पे लेता है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू दो केसेस में कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। अगर मान लिया जाए हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इंटर किया, दो केसेस मैंने बस समझाया आपको, देखिएगा यहाँ पे 3 महीने का बात है, यहाँ मान लो 6 महीने की पीरियड है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपके पास कितनी हुई है, 3 × 9, सपोज कीजिए कि 10% का हुआ है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट बायर रिसीव आफ्टर 3 मंथ, मान लीजिए नोशनल अमाउंट कितनी है, नोशनल प्रिंसिपल आपका कितना है, सपोज कीजिए 50 लाख है, 50 लाख लोन लेना है, तो ये लेगा 50 लाख पे इंटरेस्ट कितना होगा सर, 12% इंटरेस्ट रेट हो गया। फॉरवर्ड एक्चुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 12%, पता चला एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 12%, 12% इंटरेस्ट हो गया, माइनस 10%, एग्रीमेंट का रेट 10% है, कितने महीने का इंटरेस्ट 6/12, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेगा 1 + 0.12, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 12 है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। ये ले, मान लो कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए 8% है, लेट एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 8%, लेट एक्चुअल इंटरेस्ट रेट is 8%. In this case अब देखिए यहाँ पे 0 पीरियड है, 3 महीना बीत गया, ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, ये 6 मंथ बीत गया, ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 8%। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए 8%, FRA 3 × 9 10%। तो फॉरवर्ड रेट सेलर आपको फॉरवर्ड रेट सेलर विल रिसीव फ्रॉम फॉरवर्ड रेट बायर, फॉरवर्ड रेट बायर से कितना रिसीव करेगा, अब देखिएगा 50 लाख रुपया था, नोशनल प्रिंसिपल कितना था, यहाँ पे नोशनल प्रिंसिपल 50 लाख है, 50 लाख की नोशनल प्रिंसिपल है, तो 50 लाख ये हो गया, होल डिवाइडेड बाई रेट क्या है 8%, 10% उसका एग्रीमेंट था 8%, ये 6/12 होल डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा
0.08 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये वाली कैसे बताएगा? इस तरफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, ऐसे सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट एकदम स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में यहाँ का प्रिंसिपल को स्टार्टिंग में ही दिया जाता है। अब चलिए इस सारी चीज़ों को मैं एक बार समराइज करके मैं लिखता हूँ, आपको क्या होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मैंने समझाया, जिसको मैं समराइज करके आपको लिख देता हूँ। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA तो सबसे पहला क्या होता है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ऑन OTC कॉन्ट्रैक्ट। FRA is on OTC contract between two parties. One is party. One is buyer of FRA and other is seller of FRA. To fix the future interest rate, to fix a future interest rate, future interest rate. Second point, the contract fixes on the interest rate for the future deposit. The contract fixes the interest rate for the future deposit, interest rate for the future deposit, future deposit and borrowing based on the notional principle, based on notional principle, एक्चुअल हम नहीं लेते हैं, notional principle, because there is no actual borrowing and deposit under forward rate, because there is no actual borrowing and deposit under FRA. तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? FRA contract to be settled, FRA contract to be settled on the settlement date, by payment of settlement amount, by payment of settlement amount, by payment of settlement amount is the discounted value, is the discounted value of difference of interest, discounted value of difference of interest,
डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन नोशनल अमाउंट ऑन नोशनल प्रिंसिपल। नोशनल प्रिंसिपल। अब देखिए आप, मैंने कहा कि FRA ये है, तो इसका मतलब ये आपका तो ये जो पीरियड होता है, ये जो पीरियड होता है 3 मंथ्स के बाद, अब 6 मंथ के बिगिनिंग, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंटेड सेटलमेंट डे। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? सेटलमेंट डे। सेटलमेंट डे पता चल जाता है कि एक्चुअल बोरोइंग, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होता है। एक्चुअल इंटरेस्ट 8% है, तो यहां पे FRA आपका बायर FRA बायर पे 50 लाख नोशनल प्रिंसिपल है मान लो, 10% माइनस 8%, 6/12 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मान लो, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 12%। तो इस केस में FRA सेलर पे ये कितना पे करेगा? डिस्काउंटेड वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे करता है, ये सारे इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे करते हैं सर, यहाँ पे करते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअल इंटरेस्ट तो यहाँ पे पेमेंट करनी है, इस इंटरेस्ट को वो कहाँ पे पेमेंट करता है? यहाँ पे पेमेंट करता है। तो ये कितना होगा? 50 लाख 12% माइनस 10% होल डिवाइड बाई, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चलता है? 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, ये पेमेंट करता है। तो दिस इज द सेटलमेंट डेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दिस इज सेड टू बी द सेटलमेंट डेट, जब से स्टार्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 119 में हमारे पास क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करेंगे। 119, अंकुश लिमिटेड हैज अ प्लान टू रेज 50 करोड़। कितना पैसा उठाना चाहता है भाई? 50 करोड़ रुपया उठाना चाहता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ 6 मंथ फ्रॉम नाउ। इसका मतलब कितना हो जाएगा? पीरियड ऑफ 6 इंटू 9 FRA होगा ये। आफ्टर 6 मंथ फॉर द 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ फॉर द 3 मंथ from the month. The current interest rate 9%, but it may be in 6 month time. The company want to hedge the against the increase the interest rate. Bank had quoted the forward rate agreement 9.1%. बैंक का 9.1% forward rate agreement. Find out the effect of interest. Find out the effect of interest. FRA actual interest rate Ankush Limited. Actual rate after 6 months is 9.5%. Actual interest rate is 9.5 और 8.5% है, ये 8.5% दिस। अब आपको मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ 119 को। यहाँ 119 ये क्वेश्चन है, नोशनल प्रिंसिपल कितना है? नोशनल प्रिंसिपल
इसका 50 करोड़ है, 50 करोड़ नोशनल प्रिंसिपल्स है। इसके बाद इन्होंने 6 इंटू 9 FRA 9% है, 9.1%। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 2 है, 9.5%, 8.5%। 6 इंटू 9 FRA में यही है। ठीक है, ये आपको करंट इंटरेस्ट रेट का कोई यूज नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इंटर किया, ये आपका 0 पीरियड है। अब आप यहाँ पे 3 मंथ का ले लो पीरियड, सॉरी ये 6 मंथ का पीरियड ले लो, ये 6 मंथ का पीरियड है। अब आपको ये 6 मंथ का पीरियड हो गया, यहाँ के बाद 3 मंथ और स्टार्ट है, तो ये 9 मंथ हो गया। यहाँ पे ये जो है ये सेटलमेंट डे होगा, ये जो होगा वो सेटलमेंट डेट होगा। जिस दिन हम बोरोइंग करते हैं, एक्चुअल बोरोइंग करते हैं, उस दिन, अब उस दिन इंटरेस्ट पता चलता है 9.5%, 8.5%। एक्चुअल बोरोइंग टेक प्लेस आफ्टर 6 मंथ। Actual borrowing market interest rate is taken at 9.5%, it once upon a time, या तो 9.5% या तो 8.5%। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेटलमेंट होता है, जो जिससे आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपने किया हुआ है, जिससे आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपने किया हुआ है, उससे आप इंटरेस्ट यहाँ पे दोगे। ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। इफ इंटरेस्ट रेट 9.5%, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आफ्टर 6 मंथ, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लोन if actual interest rate after 6 months is 9.5%। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 9.5% है, इस केस में हमें इवेल्युएशन करना है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, फॉरवर्ड रेट बायर विल रिसीव, एग्रीमेंट बायर will receive, forward rate agreement buyer will receive at settlement date। सेटलमेंट डे पे कितना रिसीव करेगा, अब देखिए, फॉरवर्ड रेट बायर विल रिसीव एट सेटलमेंट डे, यहाँ पे 50 करोड़, ये जो इंटरेस्ट था 0.095 माइनस 0.091,
ये एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, ये फॉरवर्डेड एग्रीमेंट है, ये एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है, ये फॉरवर्डेड एग्रीमेंट। कितने पीरियड के लिए? 3/12 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.095 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अब आप देखिए यहाँ पे 0.095 डिवाइड 4 प्लस 1, ये आपका 0.095 माइनस 0.091 डिवाइड 4 डिवाइड 4 इंटू 50। पाँच लाख। तो ये आपके पास 5 लाख हो। ऊपर वाले हमारे पास कितना हो गया? 5 लाख। ये 1 प्लस 0.095 डिवाइडेड बाई 4 इंटू दिस 4,88,400 4,88,400 ये बायर रिसीव करेगा। यह बायर क्या करेगा? यहाँ पे रिसीव करेगा फॉरवर्ड बायर, जिसको बोरोइंग करनी। अब ये पैसा रिसीव करके हम एक स्टेप ये मानते हैं कि इसी पैसे को वो कहीं डिपॉजिट भी कर देता है 9.5%। तो अमाउंट उसको जो मिल जाएगा वो 5% मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना मिलता है, लिखिए स्टेप 2। हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देता है। फॉरवर्ड रेट बायर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बायर will deposit at current interest rate 9.5%, deposit gain rupees 5 lakh at current rate 9.5%। अमाउंट आफ्टर 3 मंथ कितना होगा? 3 मंथ के बाद उनकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? उसकी जो गेन थी रुपीज, गेन कितना हुआ था देखिए आप 488,400 at current interest rate 9.5%। अब देखिए 4,88,400 1 प्लस 0.095
divided by 12 into 3, that equal to ₹5 लाख। क्योंकि 5 लाख ही तो प्रेजेंट वैल्यू है, ये तो 5 लाख ही प्रेजेंट वैल्यू है। जैसे ये इसको 6 महीना का पीरियड है, उसके बाद इनके पास 3 महीना का पीरियड हो गया, ये सेटलमेंट डे है, ये सेटलमेंट डे है। अब इस पे उनको गेन कितना हो गया, 4,88,500। इस पैसे को उसने डिपॉजिट कराया, ये 5 लाख आया था, तो 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ये है, ये इसको ये। अब आपको दो अलग अलग पार्टी है, ये यहाँ पे 5 लाख रुपया हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग पार्टी है। आपने जो डिपॉजिट कराया है वो अलग पार्टी है, और जिससे आपने गेन लिया है, जिससे आपकी गेन हुई है, वो अलग पार्टी। तो आपको जब इंटरेस्ट देना होगा लोन पे, तो उस पे 5 लाख आपको गेन हो जाएगा। जिस दिन इंटरेस्ट देना होगा 5 लाख माइनस करेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 4, स्टेप 3, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय फॉरवर्डेड बायर। लोन एक्चुअल इंटरेस्ट पेड बाय द FRA, दैट इज लोन टेकर। जिन्होंने FRA बायर किया वही तो लोन टेकर है। भाई इन्होंने लोन लिया 50 करोड़, ये मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 9.5%, 3 महीने के लिए। ₹1,18,75,000। स्टेप 4, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन। नेट कॉस्ट ऑफ लोन कितना होगा सर, आपको इंटरेस्ट देना पड़ा 1,18,75,000। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के कारण आपको गेन हो गई 5 लाख की, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के कारण आपको गेन हो गया 5 लाख का, 1,13,75,000। अब हमें एक्चुअल आपका इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑकर्ड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑकर्ड 1,13,75,000। कितने पे, 50 करोड़ पे। कितने महीने के लिए ये है, ये 3 महीने के लिए। हम 12 महीने के निकालना चाहते हैं। ,9.1% हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तो 9.1% की थी ही, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% ही होगा। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 9.1%। और फिर अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो उस केस में क्या, केस सेकंड, if interest rate in market
8.5% है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कितनी है? 9.1%। इस केस में फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बायर रिक्वायर्ड टू पे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सेलर। कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा वो देखिए। सर 50 करोड़ रुपया था। ये इंटरेस्ट रेट 0.091 085 3/12 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 12 इंटू 3। अब 0.85 क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो एक्चुअल रेट से डिस्काउंटेड है। एक्चुअल रेट से डिस्काउंटेड होता है। एक्चुअल रेट से डिस्काउंटेड होगा यहाँ। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 0.091 माइनस 0.0885 इंटू 3/12 इंटू 7,50,000 1 प्लस 0.085 डिवाइड 4 प्लस 1 0.02125 7,34,394 ये इसको देना पड़ेगा। लेकिन बैंक में इंटरेस्ट उसको 8.5% पे मिलेगा। बैंक इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा? 8.5%। इंटरेस्ट पेड बाय FRA buyer from actual borrowing at 8.5% from market. एक बात आप माइंड में हमेशा रखिएगा, एक्चुअल बोरोइंग टेक प्लेस वो हमेशा मार्केट के रेट पे होता है। डिस्काउंटेड भी मार्केट के रेट पे होता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे सिर्फ प्राइस के इंटरेस्ट के डिफरेंस का जो क्या होता है सेटअप होता है। इंटरेस्ट के डिफरेंस का सेटअप होता है। तो 50 लाख आपने जो 50 करोड़ आपने जो बोरो किया 0.085 के रेट से 12 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? ये इंटू 0.085 डिवाइड 4 1,06,25,000 ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। amount of loss which is paid by a forward rate agreement buyer
अब भाई आपको जो लॉस कितनी हुई थी 7,34,394 7,34,394 1 प्लस रेट कितना है भाई साहब 0.085 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। भाई ये आपने मान लेते हैं कि जो लॉस हुआ फॉरवर्डेड एग्रीमेंट से, आप कहीं से लोन लिया, लोन लेकर उसको पेमेंट किया, तो लोन लेकर पेमेंट किया तो उसके कारण आपने क्या हुआ, लॉस हो गया था 7,50,000। टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना होगा, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1,13,75,000। परसेंटेज कॉस्ट ऑफ लोन कितना हो जाएगा, लोन पर एनम 9.1% आना चाहिए। 13 लाख 1,13,75,000, यहाँ पे 50 करोड़ था, इंटू डिवाइडेड बाई 312 इंटू 100, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट में आपको ये प्रूव हो जाता है कि एनीवे उसकी जो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो उतना ही होता है जितना फॉरवर्डेड एग्रीमेंट होता है। इसके बेसिस पे मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ आप इस नंबर पे मुझे ज़रूर फ़ोन करेंगे और मुझे आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, थैंक यू क्लास।